जय हिंद साथियों। कैसे हैं आप सभी। स्टडी विद शैलेंद्र में आपका स्वागत है और हम एमपी पटवारी के लिए साइंस की क्लासेस डिस्कस कर रहे हैं। ये हमारी क्लास नंबर 24 रहेगी और इस वीडियो के अंदर हम जो है वो जेनेटिक्स को डिस्कस करेंगे। किसको डिस्कस करेंगे? जेनेटिक्स को डिस्कस करेंगे, राइट। और इससे रिलेटेड जो भी टॉपिक्स रहेंगे उनको हम इसी वीडियो के अंदर कंसीडर करने वाले हैं, ठीक है। तो जो भी हमारे टॉपिक्स रहेंगे उनको इस वीडियो के अंदर कंसीडर कर लेंगे और इसी के अलावा हम एक से दो वीडियो के अंदर हम जो है अपनी बायोलॉजी को ख़त्म करके फिर अपने एमसीक्यूज़ पर आ जाएंगे, ठीक है। क्या किस पर आ जाएंगे? हम एमसीक्यूज़ पर आ जाएंगे, ठीक है। क्लियर? चलिए आ जाइए। देखिए हमने क्या बताया कि इस वीडियो के अंदर हम क्या डिस्कस करने वाले हैं। हम जेनेटिक्स को डिस्कस करने वाले हैं। तो हेडिंग डाल लीजिए जेनेटिक्स। जिसे हम क्या बोलते हैं? इसको हम आनुवांशिकी बोलते हैं। क्या बोलते हैं मेरे साथियों? इसको हम आनुवांशिकी बोल देते हैं, ठीक है। क्लियर? चलिए, तो ये हमारा हो गया। इसका देखिए इसका पहला पॉइंट लिखिए। 1905 में जॉनसन ने सर्वप्रथम सर्वप्रथम जीन शब्द का प्रयोग किया। जीन शब्द का प्रयोग किया, राइट। ठीक है, ये पॉइंट आपका लिख गया। अब आ जाइए सेकंड पॉइंट पे आ जाइए। सेकंड पॉइंट लिखिए। ग्रेगर जॉन मेंडल ने ग्रेगर जॉन मेंडल ग्रेगर जॉन मेंडल ने मटर के पौधे पर मटर के पौधे पर अपने आनुवांशिकी के प्रयोग किए। आनुवांशिकी के प्रयोग किए, ठीक है। क्लियर? इतना समझ में आ गया कि ग्रेगर जॉन मेंडल ने मटर के पौधे पर अपने आनुवांशिकी के प्रयोग किए, ठीक है। और यहाँ पर याद रखिएगा साथियों कि ये जो ग्रेगर जॉन जॉन मेंडल साहब हैं, ग्रेगर जॉन मेंडल साहब, इनको जो है वो फादर ऑफ जेनेटिक्स कहा जाता है। फादर ऑफ जेनेटिक्स जो है वो कहा जाता है। क्लियर? क्या कहा जाता है इनको? फादर ऑफ जेनेटिक्स कहा जाता है, ठीक है। क्लियर? अब देखिए साथियों, आनुवांशिकी से रिलेटेड कुछ डिसीज़ होती हैं, उनको बात करते हैं। तो यहाँ पर देखो कुछ क्या है? आनुवांशिकी, आनुवांशिक रोग, ठीक है। आनुवांशिक रोगों के बारे में हम बात कर लेते हैं, राइट। देखिए साथियों, आनुवांशिकी के मेनली दो रोग आपके एग्जाम्स के अंदर पूछे जाते हैं। एक का नाम है आपका कलर ब्लाइंडनेस। क्या नाम है इसका? कलर ब्लाइंडनेस, जिसे हम क्या बोलते हैं? जिसे हम वर्णांधता बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं? वर्णांधता, ठीक है। क्या बोलते हैं साथियों? इसको हम वर्णांधता बोलते हैं। और दूसरा है साथियों जिसका नाम है हीमोफीलिया, ठीक है। क्या नाम है इसका साथियों? हीमोफीलिया, ठीक है। क्लियर? हीमोफीलिया जो है वो इसका नाम है। इसको हिंदी में भी हम हीमोफीलिया ही बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? हीमोफीलिया, ठीक है। क्लियर है साथियों? तो हिंदी में इसको हम हीमोफीलिया कहते हैं। तो ये दोनों के दोनों जो डिसीज़ हैं, ये दोनों की दोनों जो हैं आनुवांशिक रोग कहलाते हैं, जेनेटिक डिसीज़ कहलाती हैं, ठीक है। अगर हम मेरे साथियों, अगर हम बात करें किसकी, हम अगर कलर ब्लाइंडनेस की बात करें तो कलर ब्लाइंडनेस के अंदर जो रोगी होता है, रोगी जो होता है उसको क्या होता है? उसको वो जो है वो रेड एंड ग्रीन कलर को नहीं पहचान पाता, नहीं पहचान पाता, ठीक है। क्लियर? और हीमोफीलिया जो होती है इसमें क्या होता है? रक्त का थक्का नहीं बनता, राइट। किसके अंदर नहीं बनता? जो रोगी होता है, अगर जिसको हीमोफीलिया की बीमारी है उसको रक्त का थक्का नहीं बनता है, ठीक है। ठीक है, अब इसमें एक चीज़ आपको याद रखना है, नोट क्या रखना है कि अगर कोई पुरुष है जिसको क्या है? जिसको हीमोफीलिया है, ठीक है, हीमोफीलिया है, इसकी शादी होती है। और इसकी शादी, जब इसकी शादी होती है, इस पुरुष की जो पत्नी होगी, ठीक है,
पत्नी की जो इन इन दोनों से जो संतानें उत्पन्न होंगी, इन दोनों से जो संतान उत्पन्न होगी, ये मान लीजिए इसको हीमोफीलिया नहीं है, इसको पुरुष को हीमोफीलिया है, तो इनकी जो संतान उत्पन्न होंगी, उत्पन्न होंगी, उसमें अगर लड़का पैदा होता है, ठीक है, लड़का पैदा होता है और लड़की पैदा होती है, दो केस होंगे, लड़का या लड़की, ठीक है। तो जो लड़का होगा उसको हीमोफीलिया होगा, हीमोफीलिया होगा, और स्त्री जो लड़की होगी उसको हीमोफीलिया नहीं होगा, ठीक है। लेकिन एक कंडीशन है, हीमोफीलिया नहीं होगा। लेकिन हमेशा याद रखना है कि ये जो लड़की होगी, ये जो लड़की है, जब इसकी शादी होगी किसी दूसरे परिवार में, तो फिर ये जो लड़की है वो वाहक बन जाएगी, किसका, किसका वाहक बन जाएगी, हीमोफीलिया का वाहक बन जाएगी, ठीक है। क्लियर, समझ में आया क्या बताया हमने। कलर ब्लाइंडनेस के अंदर तो रेड और ग्रीन कलर तो वो पहचान ही नहीं पाता है, ठीक है, ये आनुवांशिक रोग है। हीमोफीलिया में रक्त का थक्का नहीं बनता है, लेकिन एक केस बनता है जिसमें पुरुष को हीमोफीलिया है, पत्नी को हीमोफीलिया नहीं है, वो नॉर्मल है। लेकिन जब इन दोनों से संतान पैदा होगी तो जो लड़का होगा उसको हीमोफीलिया होगा, लेकिन लड़की को हीमोफीलिया नहीं होगा। लेकिन जो लड़की है वो वाहक बन जाएगी, किसका, हीमोफीलिया का, ठीक है। क्लियर, आगे समझ में आपको, समझ में आ गया। चलें तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर, ये समझ में आ गया। अब हम बात करते हैं किसका, हम बात करते हैं जैव विकास के बारे में, ठीक है। तो हेडिंग डालिए जैव विकास। हमने बताया हम ज़्यादा चीज़ें डिस्कस नहीं कर रहे हैं, कंटेंट हमारा सिर्फ सिलेक्टेड डेटा है जो हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। जैव प्रकाश है, जैव विकास के बारे में हम बात करते हैं। जरा लिखिए, हमारी पृथ्वी, हमारी पृथ्वी की उत्पत्ति 4.6 अरब वर्ष, अरब वर्ष पूर्व हुई, पूर्व हुई, परंतु परंतु जीवन की उत्पत्ति, जीवन की उत्पत्ति 3.8 अरब वर्ष पूर्व मानी जाती है, ठीक है। कब मानी जाती है, 3.8 अरब वर्ष पूर्व जो है वो मानव की उत्पत्ति है, जीवन की शुरुआत जो है वो मानी जाती है, ठीक है। क्लियर है, आपको समझ में आ गया। क्या है कि हमारी पृथ्वी की उत्पत्ति कब हुई थी, 4.6 अरब वर्ष पूर्व इसकी उत्पत्ति हुई थी। इसमें जीवन की उत्पत्ति 3.8 अरब वर्ष पूर्व मानी जाती है। क्लियर है? इसमें एक सिद्धांत भी है जिसे हम बोलते हैं लैमार्कवाद का सिद्धांत। क्या बोलते हैं, लैमार्कवाद का सिद्धांत। लैमार्कवाद का सिद्धांत या लैमार्कवाद भी बोल देते हैं इसको, ठीक है। लैमार्कवाद का सिद्धांत लिखिए जरा, इसमें लिखिए लैमार्क ने वर्ष 1809 में फिलोसफी फिलोसफी जूलॉजिक नामक पुस्तक में उपार्जित लक्षणों, पुस्तक में उपार्जित लक्षणों की वंशागति का सिद्धांत प्रस्तुत किया है, जिसे हम क्या बोलते हैं, जिसे हम लैमार्कवाद का सिद्धांत बोलते हैं, ठीक है। सिद्धांत प्रस्तुत किया। क्लियर है, समझ में आ गया कि लैमार्क ने 1809 में एक बुक है उसकी फिलोसफी जूलॉजिक नाम से, ये जो बुक है साथियों, इस बुक के अंदर उसने उपार्जित लक्षणों की वंशागति का सिद्धांत प्रस्तुत किया है, जिसे हम क्या बोलते हैं, लैमार्कवाद का सिद्धांत बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे, लिखिए नेक्स्ट, इस यहाँ पे आ जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, लिखिए अंगों के कम उपयोग का उदाहरण, कम उपयोग का उदाहरण
लेमार्क ने सांपों में दिया, किस में दिया? लेमार्क ने सांपों में दिया। ठीक है, अब देखिए जरा लेमार्क का सांपों से रिलेटेड क्या बयान था, क्या मानना था। लेमार्क मानते हैं कि जिन अंगों का उपयोग समाप्त होता जाता है, समाप्त होता जाता है, वे अंग भी समय के साथ समाप्त होते जाते हैं। क्या होते जाते हैं? समय के साथ समाप्त होते जाते हैं। मतलब उनका ये मानना था कि सांपों के क्या थे? पैर थे, इनका यूज जो है वो खत्म हुआ, तो ये पैर भी क्या हो गए? खत्म हो गए। ठीक है, क्लियर? समझ में आया आपको कि लेमार्क का मानना क्या था? लेमार्क ने अपने लेमार्कवाद के सिद्धांत में उसने किसका उदाहरण दिया था? उसने सांपों का एग्जाम्पल दिया था। उसने बोला था कि सांपों के पहले पैर हुआ करते थे, लेकिन सांपों के पैरों का यूज खत्म होता गया, तो सांपों के पैर भी धीरे धीरे करके समाप्त हो गए। ठीक है, क्लियर? आगे समझ में? मतलब आपको क्या उनका बोलने का मतलब क्या था कि जिन अंगों का यूज खत्म होता जाएगा वो अंग भी धीरे धीरे करके खत्म हो जाएगा। ठीक है, क्लियर? चलिए आगे चलें, हम डार्विनवाद की बात कर लेते हैं। लिखिए जरा डार्विनवाद, डार्विनवाद, राइट। ठीक है, डार्विनवाद के बारे में लिखिए जरा पॉइंट। पहला पॉइंट लिखिए साथियों डार्विनवाद का, लिखिए चार्ल्स रॉबर्ट डार्विन ने, रॉबर्ट डार्विन ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक, अपनी प्रसिद्ध पुस्तक जिसका नाम था जातियों का अभ्युदय। इंग्लिश वाली बुक का नाम इंग्लिश में भी कई बार लिख के आता है, इसको बोलते हैं द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज। ठीक है, SPECIES। ठीक है, द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, जिसे हम बोलते हैं क्या? जातियों का अभ्युदय, राइट, जातियों का अभ्युदय। ठीक है, तो चार्ल्स रॉबर्ट डार्विन ने अपनी पुस्तक जातियों का अभ्युदय में विकासीय सिद्धांत की व्याख्या की है। ठीक है, विकासीय सिद्धांत की व्याख्या की है। क्लियर साथियों, समझ में आ गया? ये आपका डार्विन का सिद्धांत है, इसके बारे में ज़्यादा जानने की ज़रूरत है नहीं। क्लियर है? तो ये बुक आपके लिए इम्पोर्टेंट है, तो ये बुक आपको याद रखना है कि डार्विन की कौन सी बुक है। बाकी इससे रिलेटेड कोई खास क्वेश्चन आपके एग्जाम के अंदर नहीं पूछे जाते हैं। ठीक है, ये बुक ये जो है वो आपकी इम्पोर्टेंट है, इसको डबल स्टार या 3 स्टार लगाकर लिख लीजिए। ठीक है, क्लियर है साथियों? समझ में आ गया आपको? डार्विनवाद से रिलेटेड आपके क्वेश्चंस नहीं आते हैं, जो भी चीज़ें आती हैं उनको ही डिस्कस कर रहे हैं, अननेसरी कोई डेटा आपको नहीं देने की कोशिश कर रहे हैं, ज़्यादा बर्डन आपको नहीं दे रहे हैं। ठीक है, कुछ चीज़ें और देख लीजिए, जैसे कि कुछ क्वेश्चंस आते हैं, जैसे कि आपसे पूछा जाता है समजात 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 अंग, समजात अंग पूछा जाता है। तो समजात अंग क्या होते हैं? जिनकी क्या होता है? जिनकी रचना और उत्पत्ति कैसी होती है? समान। रचना व उत्पत्ति कैसी हो? समान हो, लेकिन कार्य क्या होते हैं? कार्य जो है वो उसके भिन्न होते हैं। क्लियर साथियों, कार्य क्या होते हैं? भिन्न। तो ऐसे अंगों को हम क्या बोलते हैं? समजात अंग बोलते हैं। क्लियर? इसके एग्जाम्पल्स भी हैं हमारे पास, एग्जाम्पल्स ज़रा देख लीजिए। एग्जाम्पल्स की अगर हम बात करें साथियों, तो एग्जाम्पल के अंदर आपका जो है वो मेढक आ जाता है। ठीक है, मेढक के अलावा पक्षी एवं मनुष्य के, एवं मनुष्य के अग्रपाद। ठीक है, जिसे हम हैंड बोलते हैं। ठीक है, जो हैंड है आदमी का, जो लोगों के जो हमारे जो हैंड हैं, और जो पक्षियों के जो पैर हैं, मेढक के जो आगे के 2 पैर हैं, वो उनका संरचना सेम है, लेकिन काम तीनों के अलग अलग हैं।
ठीक है, तो ये समझात हो गए। इसके अलावा समवृत्ति अंग बात करें हम, समवृत्ति अंग। तो समवृत्ति अंग कैसे होते हैं? जिनकी संरचना तो अलग होगी, जिनका क्या होगा, संरचना व उत्पत्ति क्या होगी, ये भिन्न होगी, लेकिन कार्य कार्य क्या होंगे, समान होंगे। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल अगर हम देखें, एग्जाम्पल क्या हो सकता है, देखिए इसके एग्जाम्पल जो है ना साथियों, वो एग्जाम्पल हो सकते हैं जैसे पक्षियों तथा कीटों के, पक्षियों तथा कीटों के पंख, राइट। तो संरचना दोनों की अलग अलग होती है, लेकिन काम उन दोनों का क्या होता है, उड़ना। ठीक है, तो ये समझ में आ गया आपको, समवृत्ति अंग हो गए। अब लास्ट बचा है आपका अवशेषी अंग। कौन सा बचा है, अवशेषी अंग। ठीक है, तो ये भी आप लिख लीजिए, अवशेषी अंग। अवशेषी अंग ऐसे होते हैं जिनका कोई काम नहीं होता, जिनका काम समाप्त हो गया है, बॉडी के अंदर अननेसरी पड़े हुए हैं, उनको क्या बोलते हैं, हम अवशेषी अंग बोलते हैं। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे देखिए तो ह्यूमन बॉडी के अंदर आपने अपेंडिक्स का नाम सुना होगा, अपेंडिक्स। ठीक है, अपेंडिक्स ये क्या है, और आपके जो कानों के जो पर्दे, कर्ण पल्लव जो होते हैं ना, कर्ण पल्लव, इनका भी कोई यूज़ नहीं है, जैसे कर्ण पल्लव, ये भी क्या है, आपके अवशेषी अंग के अंदर काउंट होते हैं। इसके अलावा आपने सुना हो अक्कल दाढ़, सुना, अक्कल दाढ़। तो ये जो है ना साथियों, ये सारे के सारे जो है वो अवशेषी अंग कहलाते हैं। क्लियर है, आगे समझ में, ये अवशेषी अंग है। तो उम्मीद है ये चीज़ें आपको समझ में आ गई हैं। क्लियर, छोटा सा टॉपिक था, इसके अंदर हम ज़्यादा चीज़ें डिस्कस करेंगे नहीं, अप्रॉक्स 10 मिनट का लेक्चर रहा होगा, 10 से 15 मिनट का। ठीक है, तो इसमें आपसे सारी चीज़ें देखिए, अपने जेनेटिक्स से रिलेटेड जो भी चीज़ें पूछी जा सकती हैं आपके एग्जाम में, पटवारी के एग्जाम में स्पेशली, वो सारी चीज़ें आपके साथ डिस्कस करती हैं। क्लियर है, तो आप इनको सबको नोट कर लीजिएगा, एक बार आपके साथ और डिस्कस कर देते हैं। छोटा सा ही लेक्चर है हमारा, ज़्यादा बड़ा लेक्चर है नहीं। देखिए क्या बताया आपको कि जेनेटिक्स क्या हो, जेनेटिक्स में सबसे पहला पॉइंट आपने देखा कि जो जॉनसन थे, इन्होंने सबसे पहले जीन शब्द का प्रयोग किया था। किसका प्रयोग किया था, जीन शब्द का प्रयोग किया था। ग्रेगर जॉन मेंडल साहब ने अपने आनुवंशिकी के प्रयोगों के लिए मटर के पौधे को चुना था, इस कारण इनको जो है वो फादर ऑफ जेनेटिक्स कहा जाता है। ठीक है, आनुवंशिक रोगों में बात करें तो कलर ब्लाइंडनेस और हीमोफीलिया दो इम्पोर्टेंट डिसीजेज हैं जो कि जेनेटिक्स डिसीज़ के अंदर आती हैं। और कलर ब्लाइंडनेस में हम देखेंगे तो जो मरीज़ होता है उसको, जो पेशेंट होता है उसको रेड और ग्रीन कलर पहचान में ही नहीं आता है। ठीक है, हीमोफीलिया की बात करें तो इसमें रक्त का थक्का नहीं बनता है। ठीक है, इसमें बताया कि अगर पुरुष को हीमोफीलिया है और पत्नी उसकी सामान्य है, उन दोनों से जो संतान पैदा होगी इसमें लड़के को जो है वो हीमोफीलिया होगा, लेकिन लड़की को हीमोफीलिया तो नहीं होगा, लेकिन वो जो है वो जब वो अगले घर में विवाहित होके जाएगी तो वहाँ पर जो है वो एक वाहक का काम करते हुए जाएगी। ठीक है, आगे देखिए जरा, जैव विकास की हम बात करते हैं तो जैव विकास हमारी पृथ्वी की एज जो है वो लगभग 4.6 अरब वर्ष पूर्व मानी जाती है, लेकिन इसकी उत्पत्ति इस पर जीवन की उत्पत्ति लगभग 3.8 अरब वर्ष पूर्व मानी जाती है। लैमार्कवाद का सिद्धांत ये आपने देखा, इसका एग्जाम्पल आपको बेहतरीन तरीके से समझ में आएगा, ये आपको बताया था। ये डार्विनवाद का सिद्धांत है, इसमें बुक इंपॉर्टेंट है तो बुक आप याद कर लीजिएगा और बाकी छोड़ दीजिएगा। समजात अंग, समृद्धि अंग और अवशेषी अंग, इनके बारे में आपने देख लिया। क्लियर है, तो उम्मीद है आपको लेक्चर पसंद आया होगा, प्रॉपर तरीके से आपका नोट मेंटेन हो रहा होगा, आप याद भी कर रहे होंगे। ठीक है, देखिए हमने फिर से अगेन कहेंगे, कोई स्टोरी, कोई मजाक मस्ती का कोई काम नहीं है अपने पास सीधा सिद्धांत ये है कि हम आपको कंटेंट डिलीवर करेंगे, वो आपको याद करना है। ठीक है, क्लियर। चलिए, तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, आपसे एक रिक्वेस्ट है, और इसके अलावा चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।